जीवन व्यतीत कर रहे तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के श्रीलंका दौरे को लेकर चीन इस पर भड़क गया है। चीन ने दिवालिया हो चुके श्रीलंका को नसीहत देते हुए कहा है कि उसे चीन के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों का ध्यान रखना चाहिए। चीनी दूतावास के एक शीर्ष अधिकारी ने श्रीलंका के कैंडी शहर में कुछ बौद्ध अधिकारियों से मुलाकात की और दलाई लामा के दौरे का विरोध किया। दूतावास की ओर से जारी बयान के मुताबिक दूतावास के प्रभारी हो वेई ने कहा कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र सहित चीन सरकार और चीन के लोग दलाई लामा का आवभगत करने वाले किसी भी देश का विरोध करते हैं, क्योंकि 14वें दलाई लामा कोई साधारण संत नहीं है, वह स्वयं घोषित संत है। दूतावास ने 87 साल के दलाई लामा की आलोचना करते हुए कहा, वह आध्यात्मिक नेता होने की आड़ में छिपा हुआ राजनीतिक रूप से निर्वासित शख्स है जो कि लंबे समय से चीन विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है और तिब्बत को चीन से अलग करने का प्रयास कर रहा है। इस प्रकार से आगे यदि देखा जाए तो इसमें यदि दलाई लामा के बारे में जानना चाहेंगे तो यह 14वें दलाई लामा है, जिनका जन्म 6 जुलाई 1935, आज का उसका उम्र है 87 साल। तिब्बत के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आध्यात्मिक गुरु हैं। 1959 में पहली बार चीन से तवांग आए और तभी से भारत में रह रहे हैं। दलाई लामा को 10 दिसंबर 1989 को शांति के लिए नोबेल प्राइज भी मिला है। शांति के लिए दुनिया के 65 से भी ज़्यादा देशों की यात्रा कर चुके हैं। 1959 से लेकर अब तक दलाई लामा को 85 से ज़्यादा पुरस्कार मिले हैं। हालांकि अभी तक दलाई लामा के श्रीलंका दौरे की तारीख निर्धारित नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि जल्द ही दलाई लामा श्रीलंका दौरे पर जा सकते हैं। दलाई लामा को अलगाववादी मानता है और शुरू से ही उसका मानना है कि दलाई लामा उसके लिए बड़ी समस्या है। यही वजह है कि दलाई लामा जब भी किसी देश की यात्रा पर जाते हैं तो चीन आधिकारिक बयान जारी कर इस दौरे पर आपत्ति जताता है। यहाँ तक कि दलाई लामा अगर अमेरिका गए हैं तो भी चीन को आपत्ति हुई है। हालांकि 2010 में उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने चीन के विरोध के बावजूद दलाई लामा से मुलाकात की थी। चीन और दलाई लामा का इतिहास ही चीन और तिब्बत का इतिहास है। 1357 से 1419 ईस्वी तक तिब्बत में एक धर्मगुरु हुए जिनका नाम जे सिखाम्पा था। 1409 में जे सिखाम्पा ने जेलग स्कूल की स्थापना की थी। इस स्कूल के माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया था। यह जगह भारत और चीन के बीच थी, जिसे तिब्बत नाम से जाना जाता है। इसी स्कूल के सबसे चर्चित छात्र थे गेंदुंग द्रुप गेंदुन, जो कि आगे चलकर पहले दलाई लामा बने। बौद्ध धर्म के अनुयायी दलाई लामा को एक रूपक की तरह देखते हैं। इन्हें करुणा के प्रतीक के रूप में देखा जा सकता है। दूसरी तरफ इनके समर्थक अपने नेता के रूप में भी देखते हैं। दलाई लामा को मुख्य रूप से शिक्षक के तौर पर देखा जाता है। लामा का मतलब गुरु होता है। लामा अपने लोगों को सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं। तिब्बती बौद्ध धर्म के नेता दुनिया भर के सभी बौद्धों का मार्गदर्शन करते हैं। 1630 के दशक में तिब्बत के एकीकरण के वक्त से ही बौद्धों और तिब्बती नेतृत्व के बीच लड़ाई हुई थी। मांचू, मंगोल और ओइरात के गुटों में यहाँ सत्ता के लिए लड़ाई होती रही है। अंततः 5वें दलाई लामा तिब्बत को एक करने में कामयाब रहे थे। इसके साथ ही तिब्बत सांस्कृतिक रूप से संपन्न बनकर उभरा था। तिब्बत के एकीकरण के साथ ही यहाँ बौद्ध धर्म में संपन्नता आई। जेलक बौद्धों ने 14वें दलाई लामा को भी मान्यता दी। चीन और दलाई लामा के बीच समकालीन संबंध दलाई लामा के चुनावी प्रक्रिया को लेकर ही विवाद रहा है। 13वें दलाई लामा ने 1912 में तिब्बत को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। उस समय तो चीन ने कोई आपत्ति नहीं जताई। करीब 40 सालों के बाद चीन के लोगों ने तिब्बत पर आक्रमण किया।
चीन का यह आक्रमण तब हुआ जब वहाँ 14वें दलाई लामा को चुनने की प्रक्रिया चल रही थी। तिब्बत को इस लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा। तब चीन से बचकर भारत भागकर आए थे दलाई लामा। 1956 में चीन के उस समय के प्रधानमंत्री झाओ एनलाई भारत दौरे पर आए थे। इसके साथ दलाई लामा भी आए थे और दोनों ने उस समय के भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से भी मुलाकात की थी। कहा जाता है कि उस समय दलाई लामा ने नेहरू के सामने तिब्बत की आज़ादी की बात छेड़ दी, लेकिन नेहरू ने उन्हें समझाया कि वो तिब्बत की आज़ादी की बात छोड़कर उसकी स्वायत्तता की चाह रखे। भारत दौरे के कुछ साल बाद चीन की सरकार ने दलाई लामा को बीजिंग बुलाया, साथ ही शर्त भी रखी कि वो अकेले ही आए, यानी उनके साथ न कोई सैनिक आए, न कोई बॉडीगार्ड और न ही कोई उनका समर्थक। उस समय दलाई लामा के एक ऑस्ट्रेलियाई दोस्त भी थे, नाम था हेरिच खरेर। हेरिच खरेर ने उन्हें सलाह दी कि अगर वो बीजिंग अकेले गए तो उन्हें हमेशा के लिए पकड़ लिया जाएगा। मार्च 1959 में दलाई लामा सैनिक के वेश में तिब्बत से भागकर भारत आ गए। उन्हें भारत आने पर 14 दिन का वक्त लगा था। दलाई लामा अरुणाचल प्रदेश के तवांग को पार कर भारत आए थे। इसके बाद अप्रैल 1959 में भारत ने दलाई लामा को शरण दी। जिस वक्त उन्हें शरण दी गई उस वक्त उनकी उम्र महज 23 साल थी। दलाई लामा की छवि शांति के प्रतीक के रूप में बनी। 1989 में दलाई लामा को शांति का नोबेल सम्मान मिला। दलाई लामा का अब कहना है कि वह चीन से आज़ादी नहीं चाहते हैं, लेकिन स्वायत्तता चाहते हैं। 1950 के दशक से दलाई लामा और चीन के बीच शुरू हुआ विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। दलाई लामा के भारत में रहने से चीन से रिश्ते अक्सर खराब रहते हैं। दुनिया की छत पर चीन का कब्जा। 1912 में तिब्बत ने खुद को स्वतंत्र घोषित किया। 1950 में चीन ने तिब्बत पर हमला कर दिया। 1951 में एक समझौते के साथ तिब्बत आधिकारिक तौर पर चीन का हिस्सा बन गया। भारत से चलती है तिब्बत की निर्वासित सरकार। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मुख्यालय है। आगे यदि बात किया जाए तो जो भी इम्पोर्टेंट इसमें था वो सभी यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। धन्यवाद।